हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशुतोष सेंगर, आपका दोस्त, आपका ट्यूटर, आज एक बार फिर सामने हूँ। एक छोटे से गैप के बाद बात चल रही थी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर की। 3 लेक्चर्स इसके अवेलेबल हो चुके हैं आप सबके लिए एंड चौथा लेक्चर लेकर आज मैं फिर आया हूँ, जहाँ हम फोकस रखेंगे अब कुछ 4-5 लेक्चर्स में स्टडी अबाउट द सेलुलर लेवल ऑन ऑर्गेनाइजेशन या सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल के बेसिक फंक्शन, सेल में क्या क्या होता है, कितने सारे ऑर्गेनल्स हैं और वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हम यहाँ उन सेल ऑर्गेनल्स के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे एंड these lectures will focus on higher studies, not only for B Form first semester, so you have to prepare for that. एंड सेल चूँकि कई बार जब आप फाइनल ईयर में पहुंचते हैं, आप इंटरव्यूज़ देने के लिए जाते हैं, लाइक नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आफ्टर बी फॉर्म वांट टू जॉब इन अ फार्मा मार्केटिंग फील्ड। सो फार्मा मार्केटिंग फील्ड के इंटरव्यूज़ में सेल से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इफ़ यू विल गो फॉर further higher studies like NET or others, so cell is a basic topic for there एंड सेल ऑर्गेनल्स की वहाँ काफ़ी वैल्यू है। सो हम लोग एक बार फिर से उन्हीं सेलुलर लेवल्स को और उन्हीं सेल ऑर्गेनल्स को ध्यान में रखते हुए, हायर स्टडीज़ को ध्यान में रखते हुए लेक्चर बनाएंगे। थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन चलेगा। 7-8 लेक्चर्स भी यदि जो है शुरुआती टॉपिक्स ले जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ सेल। अगर कोई चीज़ आपके सामने आती है तो आपके दिमाग में आना चाहिए ये क्या है। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर आर प्रोटोजोआ एंड यीस्ट, बैक्टीरिया। एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो प्लांट्स हैं, हम खुद भी हैं। अ ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ अबाउट 10⁴ और 100 ट्रिलियन सेल्स। आप समझ सकते हैं कि हर ऑर्गन में हजारों लाखों सेल्स होती हैं। सो एक एक्सपेक्टेड वेट, एक्सपेक्टेड मास यहाँ लिखा है कि 100 ट्रिलियन सेल्स होती हैं एक बॉडी में, विथ अ साइज एंड मास ऑफ 10 माइक्रोमीटर एंड 1 नैनोग्राम रिस्पेक्टिवली। सेल्स परफॉर्म द फॉलोइंग 3 फंक्शन। अब इस चीज़ का क्या काम है, पहले देखा तो ये क्या है और उसके बाद इस चीज़ से क्या होता है। तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सेल डिवीज़न टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स एंड प्रोटीन सिंथेसिस। मार्केटिंग में मेन मोटिव उनका यही रहता है, वो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ सेल, उसके बाद वो पूछते हैं व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेल। स्टार्टिंग यही है एंड यहाँ हम आपका बेस तैयार कर रहे हैं बी फॉर्म फर्स्ट सेम के हिसाब से। नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल्स आर ऑफ 2 टाइप्स एज पर द organisms, prokaryotic and eukaryotic. Prokaryotic cells are not wholly complete, मैं ये कहूँगा, because these cells do not have well developed nucleus, though they have some other organelles present as in the eukaryotic cells, for example archibacteria etc. and eukaryotic cells जो होती हैं, जो humans में पाई जाती हैं, जो animals में पाई जाती हैं, ये पूरी तरह developed cell हैं। in the eukaryotic cell well developed nucleus and other organelles are present within the cell, for example plants and animals। जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज़, अब हम फंक्शंस को थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है सेल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। सेल ग्रोथ आइदर बाय इंक्रीजिंग इट्स नंबर और इट्स साइज़। सेल ग्रोथ 2 तरह से हो सकती है, या इंसान की ग्रोथ 2 तरह से हो सकती है, या तो वो अपने नंबर्स बढ़ा ले या फिर वो अपने आप को बढ़ा ले। ठीक, ग्रोथ यही होती है। ग्रोथ में हम ये भी बोलते हैं कि फ़लाने ने अपने फैमिली की ग्रोथ की, तो फैमिली बड़ी मीन्स नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़े। बट इफ़ फलाने ने अपनी बॉडी इंक्रीज़ की, देयर मतलब साइज़ इंक्रीज़ किया, नॉट द नंबर। ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म वेरियस एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक प्रोसेस अकर्स। जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं डाइजेशन से रिलेटेड, वो सब मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड हैं। ड्रग से रिलेटेड जो भी प्रोसेस हैं वो सब मेटाबॉलिज्म पर डिपेंड है। सो मेटाबॉलिज्म इज़ द मेन फंक्शन फॉर सेल। हर सेल में अपना एक मेटाबॉलिज्म, अपनी एक प्रक्रिया चल रही होती है। मेटाबॉलिज्म 2 तरह के होते हैं, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। इन कैटाबॉलिक प्रोसेसेस द सेल्स ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड द एनर्जी इज़ देन रिलीज्ड, जो आप डाइजेशन में पढ़ते आ रहे हैं। And while during the anabolic process, the cell utilize energy to synthesize complex biomolecules to perform other biological functions। पहले फॉर्मेट में सबसे पहले हमें एक इंजन में तेल डालना होता है, बॉडी में खाना डालना होता है। जब हम खाना खाते हैं तो डाइजेशन की प्रोसेस क्या है,
बॉडी उस हार्डर मॉलिक्यूल से उन स्ट्रॉन्गर बायो मॉलिक्यूल से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ती है। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जब वो तोड़ने वाली प्रोसेस है दैट इज़ कैटाबॉलिक प्रोसेस। अब जब वो तोड़ने के बाद प्रोटीन्स, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स ले लिए उस फूड से, अब हमें अपना काम कराना है बॉडी के अंदर। बॉडी में काम कराने के लिए एक स्पेसिफिक प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस। अब प्रोटीन क्या होता है? फिर से एक स्ट्रॉन्गर बायोमोलिक्यूल, फिर से एक स्ट्रक्चरल बड़ा मॉलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल। तो अब उसी एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं किसी भी काम कराने के लिए, कोई भी मैसेज देने के लिए, किसी भी काम के लिए। सो सिंथेसाइज कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स टू परफॉर्म वेरियस बायोलॉजिकल फंक्शन। मेन मोटिव वही हुआ। पहले में हमने खाना लिया, खाने को छोटे भाग में तोड़ा, दैट इज़ कैटाबॉलिज्म। छोटे भाग में तोड़ने से क्या है? एनर्जी। उस एनर्जी का यूज़ करके हमें अपने काम कराने हैं, दैट इज़ एनाबॉलिज्म, जहाँ बड़े मॉलिक्यूल्स बनाए। सेल डिवीज़न, इट इन्वॉल्व्स द स्प्लिटिंग ऑफ अ सेल, दैट इज़ मदर सेल स्प्लिट्स इनटू 2 डॉटर सेल। डिवीज़न का मतलब वही 2 भागों में बढ़ जाना। लाइक एक केचुआ है, उसको यदि आप 20 से डिवाइड करेंगे, या वो खुद भी इसी तरह से डिवाइड्स होते हैं, अमीबा या अदर जो भी होते हैं। सो देयर आफ्टर this results in the growth of multicellular organism and breeding, vegetative reproduction of the unicellular organisms. During the cell division, DNA is also synthesized and the process is known as replication. DNA के डबल होने की प्रक्रिया को रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन कहते हैं। ये एक क्वेश्चन 2 नंबर में आपके बी फॉर्म लेवल पे आता है। नेक्स्ट इज़ प्रोटीन सिंथेसिस। चूँकि मैंने पहले बोला कि सारे फंक्शंस जो भी हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान होते हैं। सो प्रोटीन सिंथेसिस इट ऑल अकर्स विद इन द सेल बाय 2 मेजर स्टेप्स, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। अब ये ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन पर चर्चा कभी और करेंगे। वैसे आप पीसीबी से यदि आए हैं, बायोलॉजी पढ़कर आए हैं इंटरमीडिएट लेवल पे, तो आपको ये चीज़ें ऑलरेडी पता होंगी। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट। द सेल मस्ट बी एबल टू एक्योर न्यूट्रिएंट्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स टू सर्वाइव। लाइक एक हम खाना कहाँ खाते हैं? मुंह में, उसके बाद वो पहुँचता कहाँ है? पेट में। सेल्स ने ही मूव करके पहुँचाया ना। टंग भी सेल से मिलकर ही बनी है ना। सब कुछ बिना सेल के तो होता नहीं, तो इट्स ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ सेल। अब पॉइंट आता है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। 12th लेवल या बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर तक भी बड़ा चलता था। हम लोगों के समय पे तो ये बहुत चलता था कि हम लोगों के प्रोफेसर्स या जो गाइड होते थे वो कहते थे, लो भाई मार्कर पकड़ो और सेल का स्ट्रक्चर जिसने बढ़िया बना दिया उसको प्रैक्टिकल के मार्क्स दे देंगे। कईयों के साथ होता था। 12th लेवल पे कई लोग अपने प्रैक्टिकल्स में ग्राफ्स पे स्ट्रक्चर ऑफ सेल बनाते थे। तो वही स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात आई। अब एक सेल में 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। मैं थोड़ा सा हटके जाऊंगा बुक से, मैं थोड़ा सा हटके जाऊंगा उन कॉन्सेप्ट से जो आप पढ़ते आए हैं। मैं सीधा सीधा नहीं बताऊंगा कि सेल और सेल ऑर्गेनल्स। मैं जाऊंगा सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, बिकॉज न्यूक्लियस इज द इंडिविजुअल ऑर्गेनल दैट शुड बी नोटेड। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहला हमारा पार्ट है, जो कि एक कवर की तरह है। इट इज़ अ सेलेक्टिव परमिएबल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। व्हाट इज़ परमिएबल? परमिएबल मीन्स छन्नी, जो एक सेलेक्टिव चीज़ को अंदर जाने दे और जो नॉन सेलेक्टिव है उसे बाहर छोड़ दे। अलाउइंग ओनली सर्टेन सब्सटेंस टू पास थ्रू इट। वही बात है कि कुछ ही सब्सटेंस इससे पास कर सकते हैं। इट एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द सेल। वही बात, छन्नी। इट ऑल्सो नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लाज्मा लेमा। अब प्लाज्मा लेमा के नाम से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ होते हैं। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा लेमा आर द सेम थिंग्स. It comprises mainly of proteins and lipids along with other living molecules. These molecules are important for the normal functioning of the cells. Example in ion channel conductance, cell adhesion and cell signaling. The cell membrane is the point of attachment that connect the inner cytoskeleton of the cell to its outer cell wall. अब ये सेल वॉल वाली कंडीशन प्लांट के साथ आती है, बिकॉज सेल वॉल ह्यूमन में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इट गार्ड्स द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सबसे पहली चीज़ तो यही है, वरना अगर सेल के पास सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो सारी की सारी चीज़ें सेल के अंदर जाएंगी, सेल ऑर्गेनल्स को डैमेज कर देंगी। द सेल मेम्ब्रेन अलाउज सेलुलर ट्रांसपोर्ट बिटवीन सेल। सेलुलर ट्रांसपोर्ट होता है, एक सेल से दूसरे सेल की तरफ जा सकता है। कोविड के केस में क्या था? कोविड के केस में वायरस जाता था, एक सेल में जाके बैठता था, उसके प्रोटोप्लाज्म को खाता था, फिर दूसरे सेल पे ट्रांसपोर्ट। मींस ट्रांसपोर्ट जो है वो सेल के द्वारा पॉसिबल है। अगला, ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर बाइंडिंग द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन हेल्प इन सिग्नल ट्रांसडक्शन एंड प्रोवाइड सिलेक्टिव रिसेप्टिविटी। बात यह है कि हमने
एक पिन चुभ हुई एक पर्सन को, वो क्या था, वहाँ भी कुछ सेल्स होंगी, वो सेल्स ने उसको एक्सेप्ट किया। देयर आफ्टर सेल ने एक्सेप्ट करने के बाद ब्रेन को मैसेज भेजा न्यूरॉन्स के थ्रू, न्यूरॉन्स ने वहाँ से वापस मैसेज भेजा एंड सेल ने उसको एक्सेप्ट किया। तो मतलब एक्सेप्टेशन और मतलब मैसेज का ट्रांसपोर्ट भी किसके थ्रू हो रहा है, सेल्स के थ्रू, बिकॉज हो रहा है न्यूरॉन्स के थ्रू, लेकिन एक्शन लेने का काम, ये लास्ट में रिसीव करने का काम सेल के पास है। इट हेल्प्स इन रिकॉग्नाइजिंग अ सेल, सेल मेम्ब्रेन के हिसाब से एक सेल को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये एक अलग सेल है। जब डिस्कवरी चल रही थी तो अभी हम लोगों का एक प्रोजेक्ट है सेल पे, उस प्रोजेक्ट में हम लोग यही चेक कर रहे हैं कि डिस्कवरी के समय पे कैसे देखा गया था सेल्स को, किसने आइडेंटिफाई किया, कैसे किया, वही सब चल रहा है। तो अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो अलग अलग सेल्स का कोई भी खुद का इंडिविजुअल वैल्यू नहीं होगा। इट हैज़ बाइंडिंग साइट्स फॉर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ साइटोस्केलेटन प्रेजेंट इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सेल मेम्ब्रेन पे ही बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं जहाँ सारे ड्रग मॉलिक्यूल्स भी बाइंड करते हैं। अभी जब आप आगे कोलॉजी पढ़ेंगे 5th सेम 6th सेम में, तब आपको पता चलेगा कि सेल मेम्ब्रेन पे कितने तरह के रिसेप्टर होते हैं, कितने रिसेप्टर हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। इट हैज़ बाइंडिंग साइट द सेल मेम्ब्रेन डिवाइड द सेल इनटू स्मॉलर सेक्शंस हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। सेल मेम्ब्रेन सेल को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटती है जिसके अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं और अलग अलग फंक्शन होते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफर्स अ स्टेबल साइट फॉर द कैटालिसिस एंड बाइंडिंग ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स भी लॉक एंड की मॉडल पे चलते हैं और ह्यूमन बॉडी की सारी प्रोसेसेस के लिए हर एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। लाइक प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अलग, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए अलग एंजाइम है, डाइजेशन के जितने भी प्रोसेसेस हैं हर प्रोसेस में एक ना एक एंजाइम है। व्हाट इज़ एंजाइम? एंजाइम इज़ अ कैटालिस्ट दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन और इनिबिट नहीं, डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट इज it allows the fusion of cell membrane with other membranes of cell organelles through a special point of attachment। सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स को भी ये अपने आप में बाइंड करके रखता है कि वो एक दूसरे से भागते ना रहें, एक जगह फिक्स रहें। इट रेगुलेट्स ट्रांसफर ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। ये चीज़ें अभी आपको इतने आसानी से समझ नहीं आएंगी क्योंकि ये चीज़ें आपको कोलॉजी में समझ आएंगी। अभी आप केवल एक बेसिक याद रख रहे हैं कि सेल के फंक्शन क्या हैं, ये क्यों हैं, ये आपको पॉइंट समझ में आएगा कोलॉजी में, जो आप ड्रग के मैकेनिज़्म को पढ़ रहे होंगे। जब आप समझ रहे होंगे कि ड्रग हमने अगर खाई, बायो फार्मास्यूटिक्स पढ़ेंगे 6वें सेमेस्टर में जाके, तो वो हमारी बॉडी से लेके उस साइट तक कैसे पहुँची। इट रेगुलेट्स ट्रांसफ़र ऑफ, ये हो गया गैप जंक्शन, जिसकी एक बात करें कि कुछ सेल के बीच में जो गैप होता है उसके थ्रू भी डिस्ट्रीब्यूशन चलता है। लाइक हम एक ड्रग खाते हैं, मैं आपको एक मोटा मोटा समझाने का आइडिया देता हूँ। एक ड्रग हम खाते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्टोमच में, छोटे पार्ट में टूटती है, उन छोटे पार्ट से वो एपीआई निकलता है और वो एपीआई जो है वो 3-4 तरीके से हमारी बॉडी में जाता है, एक्टिव, पैसिव, ऐसे कुछ हैं, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, इन कुछ मैकेनिज़म्स के थ्रू जाता है। तो इन सारे मैकेनिज़्म में सेल ही इन्वॉल्व होती है। अब या तो ऐसा होता है कि वो सेल में ट्रांसफ़र होता है, अगर वो लिपिड लविंग है जो सब्सटेंस है तो वो सेल के अंदर ट्रांसफ़र होता है, सेल मेम्ब्रेन उसे अलाउ करती है आप आ जाओ भाई, और फिर वो अपने रिस्पेक्टेड साइट पे जाके बाइंड करता है। या फिर वो सेल्स के बीच में जो गैप है उससे ट्रैवल कर जाता है, या फिर किसी कैरियर की हेल्प से जाता है। तो अब पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस केवल उनके साथ हो सकता है जो सेल मेम्ब्रेन के लिए फेवरेबल हो, जिसे वो फेवर करे, हाँ आ जाओ। इट इनेबल्स मोटिलिटी ऑफ द सेलुलर ऑर्गेनल्स। और ये कुछ एक पॉइंट और है, तो मैंने एक कोशिश की आपको बायोफॉर्म का एक कॉन्सेप्ट कि ड्रग कैसे जाती होगी, और वही मेन वर्क है सेल मेम्ब्रेन का। अब चलो भाई, पता लग गया कि सेल है, सेल में एक सेल मेम्ब्रेन है, उस सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है, वो होती क्या है, अब वो बनी कैसे। अब पॉइंट ये, क्योंकि हमें पता चला कि सेल बनी 3 चीज़ों से, सेल मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियस से, सेल ऑर्गेनल से। अब सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ से बनी ये हमें पता लगाना है। तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले फॉस्फोलिपिड। Phospholipid is the major component of the cell membrane. Phospholipids are fat molecules with a charged phosphate group at one end. ये केमिस्ट्री का पार्ट आया कि फॉस्फोलिपिड एक चीज़ है, उससे मिलके ये बनी होती है। द फॉस्फेट ग्रुप अटैच टू द लिक्विड बाइलेयर आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर, वेयर एज लिपिड मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ये कुछ कंडीशंस होती हैं जहाँ एक्सेप्शंस हैं कि
कि अगर हमारी ड्रग हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, क्या मतलब है हाइड्रोफोबिक मीन्स, फोबिक का मतलब होता है डर। नंबर ऑफ़ फोबियाज प्रेजेंट हैं हमारे डिज़ीज़ के फॉर्म में, कि हमें एग्ज़ामोफोबिया है, एग्ज़ाम के नाम से किसी को बुखार आ जाता है, किसी को पानी से फोबिया है, वही हाइड्रोफोबिया, पानी से फोबिया। माने ऐसी फंक्शनल ग्रुप जो पानी में घुल जाएं, दैट इज़ हाइड्रोफिलिक, और जो ना घुलें दैट इज़ हाइड्रोफोबिक। द लिपिड टेल्स ऑफ द मॉलिक्यूल फेस ईच अदर क्रिएटिंग अ लिपिड बाइलेयर। ऊपर से सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर की होती है विद प्रोटीन्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइज, और ये प्रोटीन्स की हेल्प से बनी होती है। The three groups of cell membranes can be identified. Integral proteins, these proteins extend into or through the lipid bilayer. Transmembrane proteins, these proteins span the entire liquid bilayer and protrude into both the cytosol and the ECF. मतलब साइटोसॉल एंड ECF का मतलब, ECF मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। Peripheral proteins, these proteins associate more loosely with the polar ends of the membrane lipids or with integral proteins at the inner or outer surface of the membrane. तीन तरह की प्रोटीन्स हैं, इंटीग्रल हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन हैं एंड पेरिफेरल हैं। पेरिफेरल प्रोटीन्स लूजली अटैच होती हैं विद पोलर हेड्स। व्हाट इज पोलर? पोलर अगेन वही बात, पोलर वो चीज़ जो पानी में घुल जाए, हेड्स ऑफ द मेम्ब्रेन लिपिड्स, और विद इंटीग्रल प्रोटीन्स एट द इनर और आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। या तो ये इनर सरफेस पे होंगी या बाहरी सरफेस पे होंगी। कंटिन्यू रखेंगे इसको। अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक्सट्रेंसिक प्रोटीन्स एंड इंट्रेंसिक प्रोटीन्स। एक्सट्रेंसिक प्रोटीन्स एंड इंट्रेंसिक प्रोटीन्स। द एक्सट्रेंसिक पेरिफेरल प्रोटीन्स जो अभी पीछे पढ़ के आए, उनके ये अलग अलग नाम हैं बिकॉज ये हायर लेवल स्टडीज़ को हम फोकस कर रहे हैं। आप इनके केवल नाम याद रखिए यदि आप बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, और यदि आप रिवाइज़ कर रहे हैं जीपैट की प्रिपरेशन करते समय या और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के समय, तो फिर इन सब की आप अच्छे से याद रखिए। एक्सट्रेंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन्स अकर ऑन आउटर एंड इनर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन आउटसाइड द लिपिड बाइलेयर। ये कन्फ्यूजिंग के पॉइंट हैं एज अ टाइम ऑफ इंटरव्यू। Intrinsic proteins are intramembranous and are embedded in the lipid bilayer. तो दो तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो वो एक्सट्रेंसिक एंड इंट्रेंसिक करके, या फिर इंटीग्रल, ट्रांसमेम्ब्रेन एंड पेरिफेरल करके। अगला जो एक मॉइटी है वो है कार्बोहाइड्रेट। Carbohydrate molecules are found attached to the proteins and lipids forming glycoprotein and glycolipids respectively. These glycoproteins या glycolics in most of animals form a part of the protective coat of carbohydrate that surrounds most animal cells and are responsible for cellular differentiation and identification. अब जब हम लोग उस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं तो हमें पता लग रहा है कि सेल मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट नाम की एक चीज़ है जो हमने यहाँ ऐड करके रखी है। और कार्बोहाइड्रेट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सेलुलर डिफरेंशिएशन के लिए, कि हाँ ये एक अलग सेल है, ये सेल लीवर से निकाली गई होगी और ये सेल ब्रेन से निकाली गई होगी। एग्जाम्पल डिफरेंस इन ब्लड टाइप। एग्जाम्पल ऑफ टू मेजर ग्लाइकोलिपिड्स आर ग्लिसरॉल बेस्ड एंड स्फिंगोलिपिड बेस्ड ग्लाइकोलिपिड्स। ये आपके बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर लेवल का नहीं है, आप इसे लीव करेंगे। आप केवल ये याद रखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है और कार्बोहाइड्रेट क्यों ज़रूरी है। ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इस तरह की कुछ दिखती है। अब यहाँ आपको प्रोटीन्स की कहानी समझ में आएगी कि ये देखिए कार्बोहाइड्रेट चेन है, नीचे से फास्फोलिपिड्स शो कर रखा है, ऊपर प्रोटीन्स हैं। वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हैं जहाँ से ट्रांसपोर्ट हो सकता है, अलाउ करता है कि सेल मेम्ब्रेन से कुछ चीज़ें आए अंदर। एंड नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन ब्रीफ फॉर द हायर स्टडीज़। प्रोटेक्शन ऑफ सेल, प्रोवाइडिंग साइटोस्केलेटन एंड मैकेनिकल सपोर्ट, सेपरेशन फ्रॉम सराउंडिंग एंड परमिएबिलिटी। ये चारों चीज़ें आप अपने आप से पढ़ सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी सब कुछ समझा रखा है। नेक्स्ट इज टिश्यू फॉर्मेशन, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स मिलकर ही एक टिश्यू बनाती हैं। सो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अटैच टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड फॉर्म टिश्यूज़, जो वहाँ साइटोसॉल एंड ECF वाली बात आई थी वहाँ से उठाया। पार्टिकल ट्रांसपोर्टेशन मीन्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, लाइक आयन चैनल रिसेप्टर होते हैं, कुछ आयन पम्प्स होते हैं, उनके थ्रू होता रहता है ट्रांसपोर्टेशन। ये आपको अभी केवल नाम याद रखने हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन टू एंजाइम एक्टिविटी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम विच फर्दर पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिज्म एंड इम्यून सिस्टम, जो कि मैंने बताया कि सारी रिएक्शंस विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स होती हैं। कंट्रोल ऑफ न्यूरो हार्मोनल फ्लो। रिसेप्टर प्रोटीन्स ऑन सेल मेम्ब्रेन मेडिएट द फ्लो ऑफ न्यूरो हार्मोनल अदर केमिकल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम टू साइटोसोल।
अभी स्टार्टिंग है। सेल मेम्ब्रेन एक पार्ट मैंने आपको बताया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हायर स्टडीज़ कर रहे हैं तो आपको पूरा वीडियो जैसा मैंने बताया सारा मटेरियल लेना है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, HAP पढ़ रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, आप केवल इनकी हेडिंग्स लाइक फंक्शंस की हेडिंग्स रखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन आपको ज़रूर बनाना है। और प्रोटीन्स में आप ये प्रोटीन्स का पार्ट छोड़ देंगे, इनके केवल नाम याद रखेंगे। और हायर स्टडीज़ जब आप करने जाएंगे तब आप इनको रिवाइज़ करेंगे इसी लेक्चर इसी नोट्स की हेल्प से। नोट्स लेकिन आप पूरे बना कर रखिए। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हाईलाइट केवल उतना करिए जितना मैं बता रहा हूँ। फॉस्फोलिपिड्स आप पूरा पढ़ सकते हैं जितना बताया है, स्टार्टिंग टू ये सेकंड पॉइंट जहाँ से आया है वहाँ तक। सेकंड पॉइंट के बाद आप हायर स्टडीज़ के लिए छोड़ेंगे। ये बाकी सेल मेम्ब्रेन के जो फंक्शन हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टीज़ में आप 4-5 याद करके रखिए एट द टाइम ऑफ B.Pharm फर्स्ट सेमेस्टर। सेल मेम्ब्रेन के बारे में पूरा याद रखिए, स्ट्रक्चर ऑफ सेल और ये सेल ग्रोथ, सेल डिवीज़न, प्रोटीन सिंथेसिस के जो डिटेल मैंने बताई है ये एडवर्स कंडीशन के लिए बताई है कि नंबर ऑफ़ टाइम्स जो है एग्जामिनर थोड़ा सा स्क्रू ढीला हो जाता है, तो वो क्या करता है, वो केवल सेल, टाइप्स ऑफ सेल और फंक्शन ऑफ सेल 7 नंबर या 5 नंबर में पूछ देता है। तो आपके पास मटेरियल नहीं होता, तो मैंने आपको मटेरियल प्रोवाइड कराया कि आप इतना तो एटलीस्ट लिख दें। और ये हमारा पूरा चौथा लेक्चर आज हुआ। इस लेक्चर में आपको जो भी डाउट्स हों, जो भी कन्फ्यूजन्स हों, आप कमेंट करिए। वैसे मैंने अपना पूरा प्रयास किया है कि हाँ मैं समझा सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले लेक्चर में लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिज्म को कंटिन्यू करते हुए। ये 2-3 लेक्चर चलेगा, लंबा है, लेंथी है, क्योंकि मैं यहाँ हायर स्टडीज़ भी क्लियर करके चल रहा हूँ। और यदि आप अपनी क्लासेस पर टॉप मानना चाहते हैं तो कंफर्म रखें ये सारी चीज़ें पढ़ के, तब जो है प्रोफेसर्स के आंसर आप सेटिस्फाइंग दे पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।